कुछ ही मिनटों में एक घर के 4 लोग पानी में समा गए। और सबसे बड़ी बात कि परिवार का कहना है कि उन्होंने उस वक्त सरकारी हेल्पलाइन को फोन किया लेकिन जवाब नहीं मिला। जब तक टीम पहुंची वक्त निकल गया था। यह आरोप गांव वालों का है, अदालत का फैसला नहीं, लेकिन आरोप इतना बड़ा है कि जांच तो होनी चाहिए। ऑफ कोर्स মানে আই ডোন্ট নো এখন কি অবস্থা আসামের। আশা করি অনেক জল নেমে গেছে, একটু শান্ত হয়েছে। 100-এর উপরে মানুষ অলরেডি মারা গেছে। জানি না কবে এটা আসলে ঠিক হবে। আসলে খুবই খারাপ লাগে, মানুষ গবাদি পশু কীভাবে ভেসে যাচ্ছে। হায় ভগবান, প্লিজ সবাইকে রক্ষা করো। জয় জগন্নাথ। देखिए दादा आज के की अपडेट दिए थे। चलो, क्या आप जानते हैं कि असम में 68 लोग अब तक मर चुके हैं? ये लाइन आपने कहीं देखी नहीं हो, और अगर गलती से देखी होगी तो शायद स्क्रॉल कर नॉट 66। लेकिन आज इस लाइन पर मैं आपको रोकना चाहता हूं क्योंकि ये लाइन झूठ नहीं है, पर अफसोस की सच भी नहीं है। 68 वहां तक की गिनती है जहां कोई पहुंच सका है। मामा मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं करीब 80,000 लोगों तक सरकार पहुंची ही नहीं, और जहां कोई पहुंचता नहीं वहां की गिनती भी नहीं आई एकदम। अब जो बच गए वो कहते हैं कि सिर्फ 15 मिनट था। 15 मिनट में यह तय करना था कि क्या उठाना है, किसे उठाना है और किधर भाग जाना है। कई जगहों पर पानी 10 मीटर से ऊपर चला गया, यानी कई मंजिला। जिन गांवों में यह हुआ उन गांव के लोगों ने जिंदगी में पहले बाढ़ देखी ही नहीं थी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब मुख्यमंत्री कह रहे हैं। और ये जगह बहुत दूर नहीं है, बस शायद दिल्ली से दूरी नॉर्थ ईस्ट की कई बार बहुत ज्यादा हो जाती है। हम भूल जाते हैं कि शिवसागर भी हमारा है, जोरहाट भी हमारा है, चराइदेव भी हमारा है, और आज ये पानी में डूब रहे हैं, देश के बाकी हिस्सों से कट रहे हैं। और जब कोई इलाका कटता है तो अफसोस कि उसकी खबरें भी कट जाती हैं। और इसीलिए आज मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि पिछले 15, 20, 25 दिनों में आपने कितनी बार असम का नाम सुना, कितनी बार इस पर प्राइम टाइम में डिबेट हुई, कितनी बार बहस हुई, जबकि 68 लोग मर चुके हैं। 6 लाख पीपल अफेक्टेड। आई थिंक at present 10 lakh plus. Oh no, কত কষ্ট করে কত উপার্জন করে বাড়ি বানায়, সেইগুলো আজকে গাড়ি বাড়ি সব চলে যাচ্ছে। सवाल मैं खुद से पूछ रहा हूं क्योंकि असम हमारी नजरों से भी ओझल रहा, लेकिन आज इस पर हम बात करेंगे। आज बात करेंगे, सरकार से सवाल जवाब करेंगे, क्योंकि सरकार ने कहा कि नागालैंड में बादल फट गया। अब बादल फटना इतना जादुई शब्द है कि जैसे ये शब्द आता है सारी जिम्मेदारियां जो हैं वो प्रकृति पर चली आती हैं, एकदम आसमान पर। केस बंद। कोई तो कारण है भाई, मौसम विभाग ने प्लीज कहा स्टॉप कि दिस। बादल फटा ही नहीं, और ये भी कहा कि इतनी बारिश यहां नई बात नहीं, और अकेली बारिश से ये तबाही समझाई भी नहीं जा सकती। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब सरकार का अपना ही विभाग कह रहा है तो क्या इतनी ज्यादा तबाही असम में होनी चाहिए थी? और अगर यह तबाही हुई तो फिर असम की खबर गायब क्यों रही? अगर आसमान ने ये नहीं पॉइंट टू बी तो नोटेड, किसने यस यू आर राइट। असम के इतने लोगों को छीन लिया? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और आज इस सवाल पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा। आज से कई साल पहले असम बाढ़ कवर करने के लिए मैं असम गया था कोविड के दौरान। अच्छा, तब जो हालात थे वो बहुत पीड़ादायक थे, लेकिन अफसोस कि आज इतने सालों बाद भी ये हालात जस के तस बने हुए हैं। इसलिए आज मैं 3 सवाल पूछूंगा। पहला, अगर बारिश पूरी वजह नहीं है तो बाकी वजह क्या है, वो किसने बनाई? एकदम। दूसरा, जहां बाढ़ हर साल आती है वहां 70 सालों में कितनी तैयारियां, पैसा कहां गया? और तीसरा, क्या असम में बाढ़ का इलाज है या है ही नहीं? प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आज इन तीनों सवाल पर हम बड़ी बेबाकी से सरकार से, सिस्टम से सवाल पूछेंगे। अरे यार, सॉल्व द प्रॉब्लम भाई। इतना लेकिन इस सवालों की शुरुआत करें उससे पहले असम के लोगों से और देश के लोगों से हमारी गुजारिश है कि हमारी ताकत में आप भी हौसला अफजाई कीजिए, हमारा साथ दीजिए। हम आपका साथ निभाएंगे और आपकी हर खबर को मजबूती से उठाते रहेंगे। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। ओरिजिनल वीडियो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब सवाल कि असम में हो क्या रहा है, तो असम में 7.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। और ये 7.5 लाख का आंकड़ा जो है ये सुनकर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि नंबर बहुत बड़ा है। इसे ऐसे समझिए, सबसे बुरे वक्त में अकेले शिवसागर में करीब 3.5 लाख लोग पानी में थे, चराइदेव में 1.25 लाख लोग पानी में थे, पूरा का पूरा जिला पानी में बैठा था। साथ में 56,000 हेक्टेयर फसल डूब गई, 4.5 लाख जानवर चपेट में आए। और असम में मवेशी सिर्फ जानवर नहीं होते, वो किसान की आखिरी जमा पूंजी होते हैं जी। लेकिन आंकड़े रहने दीजिए, आपको एक घर की कहानी सुनाते हैं।
21 जुलाई की शाम करीब 7 बजे चराईदेव के लकवा अभयपुरी गांव में रोहिणी दुवरा के घर में पानी घुस जाता है। परिवार ऊंची जगह की तरफ भागने लगता है, लेकिन धार इतनी तेज होती है कि संभलने का मौका नहीं पूरा आय सबसे हाय। पहले तुतुमोनी और बेटी विदिशा बह जाती है। दोनों बेटे विद्युत और हाय विप्लव हाय। माँ और बहन को बचाने पानी में कूद पड़ते हैं और धार उन्हें भी बहा ले जाती है। कुछ ही मिनटों में एक घर के 4 लोग पानी में समा जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि परिवार का कहना है कि उन्होंने उस वक्त सरकारी हेल्पलाइन को फोन किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। जब तक टीम पहुंची वक्त निकल गया था। यह आरोप गांव वालों का है, अदालत का फैसला नहीं, लेकिन आरोप इतना बड़ा है कि जांच तो होनी चाहिए। ऑफ कोर्स। अब हमारे आपके लिए सुनते वक्त खबर ये 68 में 4 नंबर हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए ये माँ थी, बेटी थी, दोनों बेटे थे, और जो बच गए उनकी भी कहानी सुन लीजिए। सरकारी रिपोर्ट ये कहती है कि राहत शिविरों में असम में फिलहाल 2157 बच्चे तिरपाल के नीचे हैं। अच्छा। 187 ऐसी महिलाएं हैं जो गर्भवती हैं या जिन्होंने अभी अभी अपना बच्चा जना है। मैं ये नहीं कह रहा कि शिविर में नहीं होना चाहिए था। डूबे घर से तो शिविर बेहतर है। मेरा सवाल दूसरा है, उन शिविरों में कितनी आशा एएनएम तैनात है? यह आंकड़ा कहीं नहीं है, नहीं है? और जो गिना नहीं गया उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। अब समझना यह है, क्या असम सरकार ने बाढ़ को लेकर पहले झूठ बोला? क्योंकि असम सरकार की तरफ से पहले कहा गया कि नागालैंड में बादल, लेकिन बादल फटना कोई मन की बात थोड़ी, उसका नाप होता है। बादल फटना उसे कहते हैं जब 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज्यादा पानी गिर जाए, 1 घंटे में। और वहां क्या हुआ? नागालैंड के मोन जिले में 19 जुलाई को 137 मिलीलीटर पानी गिरा, वो भी 8 से 9 घंटे में। यानी जो बताया गया वो हुआ ही नहीं था। और कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री ने खुद भी माना कि हां, बादल नहीं फटा, बारिश बादल फटने जैसी थी। अब ईमानदारी की बात कि सच है, बारिश वहां बहुत ज्यादा हुई है। मुख्यमंत्री की माने तो नागालैंड के 3 जिलों और असम के चराईदेव में आम दिनों से 4-5 गुना ज्यादा पानी गिरा। ये मामूली बात नहीं और मैं इसे छिपाऊंगा भी नहीं, लेकिन वो लाइन समझिए जिस पर ये पूरा वीडियो टिका है। और ये मेरी नहीं, मौसम विभाग के वैज्ञानिक ने कहा कि इतनी बारिश नॉर्थ ईस्ट के लिए कोई अनोखी बात नहीं है, वहां ऐसा पहले भी हुआ है। इसलिए अकेली बारिश से इन बाढ़ों every year guys, every year, खासकर वहां जहां पहली बार पानी भरा है। आप दोबारा सुनिए, ये विपक्ष नहीं कह रहा, ये सरकार का अपना मौसम विभाग कह रहा है कि अकेले बारिश को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और यहां पर मैं एक बात और साफ कर दूं कि ऐसा नहीं कि सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया। सरकार ने सेना उतारी है, एनडीआरएफ उतारा है, हजारों लोग नाव से निकाले गए हैं, राहत हुई है, तैयारी हुई है। लेकिन ये 2 अलग चीजें हैं। राहत यानी आग लगने के बाद पानी डालना, तैयारी यानी आग लगने से पहले बाल्टी भरकर रखना। मैं ये नहीं कह रहा कि बाल्टी खाली थी, बाल्टी भरी हुई थी। वो पिछले साल की बाढ़ के नाप से, एकदम इस साल की नाप से तैयारी नहीं थी। मेरा सवाल बाल्टी के नाप पर है। अब एक सवाल आम लोगों के मन में आना चाहिए कि असम में आखिर हर साल बाढ़ क्यों आती है? क्योंकि 2019 में जब मैं असम गया तब भी वहां बाढ़ थी, तब भी मैं स्टोरी कर रहा था असम डूब रहा है, और आज भी असम भाई। और इसे समझने के लिए आपको असम को समझना पड़ेगा। कैसे? असम की घाटी एक थाली जैसी है। अच्छा। 3 तरफ पहाड़ है, बीच में मैदान है। पहाड़ पर जो बरसेगा बहकर इस थाली में आएगा। यानी बाढ़ आना वहां कोई राज नहीं है। और अगर पक्का है तो फिर सवाल यह है कि हर साल इतनी जिंदगियां क्यों चली जाती हैं, अगर सबको पता है कि असम में बाढ़ हर साल आएगी? इसका जवाब सरकारें कागज दे चुके हैं। असम में तटबंध यानी मिट्टी की दीवारें 1954 में कुछ दिन के लिए अपनाई गई थी, क्योंकि वो जल्दी बनती थी, सस्ती थी। ये बात जल संसाधन विभाग के अपने पन्नों पर लिखी है। लेकिन 70 साल बाद भी वही काम चलाऊ उपाय असम के मुख्य उपाय हैं। यानी पट्टी को हमने इलाज मान लिया, और हालात कितने भी खराब रहे, ये मैं नहीं कह रहा, असम के जल संसाधन मंत्री कह रहे हैं, सुशांत जी। वो खुद विधानसभा में कह रहे हैं कि असम के करीब 4800 किलोमीटर तटबंधों में से 3000 किलोमीटर की पानी रोकने की ताकत खत्म हो गई। यानी बाढ़ आने से पहले ही सरकार ने अपने कागज पर हर 3 में से करीब 2 किलोमीटर बढ़ी बाढ़ में अप्रैल से जुलाई के बीच 18 जगह तटबंध टूटे थे। बात देने चेष्टा करो, ही थी वो टूट गई। अब सरकार का जवाब क्या है? मंत्री पीयूष हजारिका ने विधानसभा में कहा कि ज्यादातर तटबंध टिके रहे, पानी तो दीवार के 4-5 मीटर ऊपर से आया। तो सवाल यह बनता है कि अगर पानी दीवार के ऊपर से आना था तो 70 साल से हम दीवार बना किसके लिए रहे? एकदम। और एक बात और जो ज्यादातर लोग नहीं जानते, ये दीवार पानी को गांव से आने से तो नहीं रोक पाती, पर एक बार पानी अंदर आ गया तो उसे लौटने जरूर नहीं देती।
पानी आता है एक दिन में और उतरता है हफ्तों में। जिस दीवार को ढाल बनना था वो ढाल नहीं, वो बाड़ा बन जाती है। पर सिर्फ दीवार को दोष देना भी आधा सच है। दो बातें और हैं। पहली, सड़कें, जी नई सड़कें ऊंची बना दी गई और कई जगह पुल की जगह छोटी पुलिया डाल दी गई। नतीजा क्या हुआ? पानी का पुराना रास्ता बंद, है। यानी जिसे हम विकास की सड़क समझ रहे थे वो कहीं कहीं एक और बांध बन गई। और ये बात मुख्यमंत्री ने खुद भी माना है। दूसरा, बील, यानी वो दलदली जमीन जो बाढ़ का पानी सोख लेती थी। शिवसागर के पानी दिहिंग इलाके में 2001 में पानी करीब 19 वर्ग किलोमीटर में फैला था। 2021 में सिर्फ 6 में। जो जमीन पहले पानी पी जाती थी वो अब नहीं पीती और वो पानी अब गांव में जाता है। तो पूरी तस्वीर देखिए। कमजोर दीवार है, बंद रास्ता है, सूखा हुआ स्पंज, जी। ऊपर से 4 गुना बारिश। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि यह आपदा अकेले आसमान ने नहीं बनाई। अब कोई कहेगा कि आप तो पुरानी शिकायत पर नई घटना चिपका रहे हैं। भाई साहब, 3000 किलोमीटर दीवार कमजोर होने की बात सरकार ने इस बाढ़ के बाद नहीं मानी थी, एकदम। पहले मानी थी। जी। ये बाढ़ की सफाई नहीं है, ये उससे पहले का कबूलनामा है। ভাইনে সাই বলা ঠিক আছে, যে এখন তোমরা জানতে পারতেছো প্রায় প্রত্যেক বছরের সমস্যা হচ্ছে, তাহলে সমস্যার সমাধান কেন খুঁজো না? সাধারণ মানুষগুলো মরতেছে, যে সাধারণ মানুষগুলো তোমাদের ভোটে জয়যুক্ত করে এই পদে আনছে, সে মুখ্যমন্ত্রী হোক বা যে কোনো ধরনের মন্ত্রী হোক, তোমাদের একটা দায়িত্ব আছে। জনগণ যে তোমাদের ভোট দিয়ে এখানে জয়যুক্ত করেছে, তো জনগণের একটা দায়বদ্ধতা থাকে তোমাদের উপর। জানতেছো যে প্রত্যেক বছর সমস্যাটা হচ্ছে, তাহলে সমস্যা সমাধানের জন্য যে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া দরকার সেটা বিকল্প পথ তোমরা কেন ভাবতেছো না? নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছ, ওদিকে সাধারণ মানুষগুলো মারা যাচ্ছে, সাধারণ মানুষ, গবাদি পশু, জানোয়ার সব মারা যাচ্ছে, এদিকে তোমাদের কোনো খেয়ালই নাই। মানে চোর পলালে বুদ্ধি বাড়ে এমন একটা অবস্থা। শিক্ষিত মানুষ দরকার এই সমস্ত জায়গায়, যারা দেশ লিড করবে, তা এই সমস্ত জায়গায় শিক্ষিত মানুষ, সুশিক্ষায় শিক্ষিত মানুষও দরকার। যেমন এই যে যার ভিডিও ইউজ করছি, যে দাদা যে কথাগুলো বললো, সবগুলো যুক্তিযুক্ত, একটাও দূরে সরে রাখার মতো না। তো এই ধরনের মানুষ হচ্ছে এই সমস্ত পজিশনে থাকার অধিকারী। ঠিক আছে, কি বলবো, বাকি তোমাদের মর্জি, তোমরা কমেন্ট করো। কমেন্ট বক্স খোলা তোমাদের জন্য। ভগবানের কাছে একটাই প্রার্থনা করি, যাতে ওনারা ভালো থাকুক, আসামের মানুষজন ভালো থাকুক, তাদের নতুন করে ঘর তৈরি করে দেওয়া হোক, এবং যারা মারা গেছে তাদের জন্য ভগবান তার সান্নিধ্যে নিয়ে যায়। সো জয় শ্রীরাম।